स्वागत है आपका एसएच क्लासेज में। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का यहाँ पे बिहार में सक्षमता परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो यहाँ पे आपका सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी आप अपने स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं बुक्स, वो चाहे साइंस का हो या आपका सोशल साइंस का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, सारा कुछ हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक यहाँ पे आप लोगों का हिस्ट्री चलने वाला है। इसमें जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आप लोगों को कम समय में बिना समय बर्बाद करते हुए हर एक चीज़ को, हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट दिए गए हैं ये सारे पॉइंट को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, ताकि आपको कम समय में, जैसे कि आपको पता होगा आपका जो परीक्षा है 26 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले पहले आपको सारा चीज़ें अच्छे से चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा बुक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो उतना समय तो होते नहीं है, सब घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं जितने भी शिक्षक हैं, तो उन्हीं को कुछ सहायता के लिए मैं यहाँ पे उनका हेल्प कर दे रहा हूँ। जो भी बुक्स आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बिहार बोर्ड यानी कि बिहार सरकार अपने स्कूलों में पढ़ाती है या पढ़वाती है, तो उस सारा बुक्स का मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना मतलब कोई बकवास किए हुए, बिना कोई आपको टाइम ज़ाया किए हुए एक शॉर्ट नोट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से बता देंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में जाइएगा तो बहुत सारे सवाल इससे देखने को मिलेंगे। जैसे कि पता होगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो है इसने बोल दिया है कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस आपका बीपीएससी पर आधारित सिलेबस रहने वाला है। यानी कि जो सिलेबस था बीपीएससी का वैसे ही यहाँ पे इसका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो मैं उसी को आधार मानते हुए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से सारा चीज़ पॉइंट हम आपको डिस्कस करते चलेंगे, ताकि कोई भी एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास होने वाला है हिस्ट्री का क्लास होने वाला है। अब लगातार 5-6 दिन के अंदर में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं सारा कुछ आपका कंप्लीट करा दूंगा, हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जैसे ही आइएगा उसका नाम है हमारा अतीत। जिस काल का जानकारी नहीं मिलता है, यानी कि जिसका कुछ भी साक्ष्य नहीं है, उसका कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलता है, उसको पूर्व ऐतिहासिक काल बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, पूर्व ऐतिहासिक काल में आपसे सवाल पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जनजाति या कौन सा समूह पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है, तो याद रखिएगा वो है कबायली जनजाति, जो था पूर्व ऐतिहासिक काल का था। इसका कोई लिखित जानकारी नहीं मिलता है। तो चैप्टर 1 में अगर आप देखिएगा बुक्स वगैरह में, तो बस उतना से ज़्यादा कुछ वहाँ पर चीज़ें दिया गया नहीं है। चैप्टर 2 में जैसे ही आइएगा उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में, तो इसमें बताया गया है कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी देश जो अपने से कमजोर देशों को उस पर अधिकार करके उसका आर्थिक शोषण करे, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। एक समय था 1947 से पहले भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, यानी कि भारत से उन लोग आर्थिक शोषण करते थे, जितना भी यहाँ पे धन दौलत थे लूट कर अपने देश में लेकर जाते थे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला जो यहाँ पे चीज़ दिया गया है पांडुलिपि के बारे में दिया गया है कि ऐसा कोई भी प्राचीन इतिहास की पुस्तकें, धार्मिक विचार, मान्यताएं, औषधि विज्ञान आदि पर जो लेख लिखे जाते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि के खास करके विशेषता है यह भोजपत्र, मंडपत्र आदि पर ही लिखी जाती थी। ऐसा नहीं है कि धार्मिक विचार की मान्यताएं कागज़ पर लिख दीजिएगा या चट्टान पर लिख दीजिएगा तो वहाँ पे आपका ये पांडुलिपि हो जाएगा। नहीं, आपको जो पहले क्या होता था, भोजपत्र, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसके पत्तों पर लिखा जाता था यह चीज़, तो उसको पांडुलिपि बोला जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया आपके किताब में, कि जो खुदाबख्श लाइब्रेरी स्थित है वो पटना में आपका स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो पॉइंट दिया गया है आपसे कि स्नूपर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। तो अगर के आपसे सवाल कहीं पूछ सकता है अगर के आपके ऑनलाइन एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का खोज किसने किया था, किसने खुदाई कराया था, तो डॉक्टर स्नूपर जो थे वहाँ पे उनका खुदाई करवाया था। अगला आता है सिक्कों का अध्ययन का क्या कहा जाता है, तो अगर के हिंदी में अगर के आपका वहाँ पे ऑप्शन में दे तो आप वहाँ पे तो मुद्रा शास्त्र लगा दीजिएगा कि मुद्रा शास्त्र बोलते हैं।
आपका सिक्कों का अध्ययन का, लेकिन अगर अंग्रेजी में दे दे तो याद रखिएगा न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं सिक्कों का अध्ययन का। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछ दे। अगला जाता है एक कार्बन डेटिंग प्रणाली, कार्बन 14। कार्बन 14 से जो भी खुदाई में, जो भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो खुदाई करती है। खुदाई के बाद जो भी चीज़ वहाँ पे निकलता है उसको कार्बन 14 की मदद से उसको पता लगाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, यानी कि समय का निर्धारण करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कार्बन 14 के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं BC और AD दो चीज़ होता है। BC मतलब हो गया जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले, यानी कि ईसा पूर्व, और AD मतलब ईस्वी हुआ। अगर कि आप जैसे 2024 बोलते हैं 2024 ईस्वी, तो इसको AD लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। BC मतलब हुआ कि जब ईसा मसीह की, यानी कि 1 ईस्वी में ईसा मसीह के यहाँ पे जन्म हुआ था, तो 1 ईस्वी से पहले आपका BC हो जाएगा, 1 ईस्वी के बाद में आपका यहाँ पे AD हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आके किताब में दिए थे तो मैं बता दिया। उसके बाद दिया गया है कि भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। जो ऊपर का भाग है, यानी कश्मीर वाला जो भाग है यहाँ पर, तो उसको उत्तर भारत का पर्वतीय पठार बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं। और उत्तर भारत का मैदान जो बीच वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में, और जो दक्षिण का मैदान है उसको दक्षिण के सुदूर पठार के मैदान के रूप में यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही VVI है। खैबर जो दर्रा है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ों को। और एक पूछ देगा खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो वहाँ पर आप लिखिएगा अफगानिस्तान में, ठीक है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है कि मतलब नगरीय सभ्यता का विकास कब हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे में लगभग 2500 ईसा पूर्व यहाँ पे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। अगला जो पॉइंट आपका मोस्ट VVI किताब में दिया गया है कि कोल्डिहवा और चोपानी मांडो था जो सबसे पहले यहाँ पे धान का साक्ष्य मिला था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि धान का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पे मिला था, तो जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो रहेगा कोल्डिहवा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कोल्डिहवा का, ठीक है। अगला पॉइंट के लिए आते हैं। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिंधु। 2500 ईसा पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस या हिंदोस कह के बुलाया था, ठीक है। अब इसके पूर्व में जो भूभाग था उसको इंडिया कह के बुलाया था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले इंडिया किसने बुलाया था, ये सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए ईरानियों और यूनानियों ने ये चीज़ को बुलाया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे ही आइएगा, इसका नाम है प्रारंभिक समाज। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो बताना चाहता हूँ, जितने भी बिहार में सक्षमता परीक्षा के लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देखिए, आप लोग के पास में बहुत ही कम समय, लगभग मोर देन 20 दिन 25 दिन मान के खूब से खूब चलते हैं, तो इतना ही समय है। और इतना समय में इतना चीज़ों को, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सारा सब्जेक्ट को कवर कर पाना एक अपने आप में ही चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो आपके एक हेल्प के लिए मैं बिहार जो BSCB का सक्षमता परीक्षा होने वाला उसका स्टडी किट आपके पास लेकर आ गया हूं। यानी कि जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपका स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया हूं कि कम समय में आप घर पे बैठ कर इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, रोज़ का 2 घंटा देकर भी, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम। आपको मैक्सिमम यहाँ पे 40% ही लाने हैं, तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि इतना जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ, अगर कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पर 40% आपके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं क्या मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसमें वैसे ही क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का चैप्टर वाइज समरी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा PDF के रूप में। मैं व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। मैं बताता हूं कैसे लेना है। पहले इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी बिहार बोर्ड में परीक्षाएं होती हैं, यानी कि स्कूल में बुक्स पढ़ाई होती हैं, उसका चैप्टर वाइज समरी दे देना, यानी कि उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारा चीज़ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। ये किट किसके लिए होना चाहिए, वो चाहे आप PRT का एग्जाम हो, यानी कि प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं, या मिडिल स्कूल के 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं, या TGT में है यानी कि 9th-10th में है, या यहाँ पे PGT के लिए भी जिनको चाहिए होगा मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़। और जैसे कि पता होगा बीपीएससी ने बोल रखा है, सॉरी बिहार बोर्ड ने बोल रखा है कि जो आपका सिलेबस होगा वो बीपीएससी पर आधारित होगा। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा सवाल यहाँ पे देखने को मिले थे, तो मैं ये भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर टाइम मिले तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और एग्जाम रिलेटेड जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। और एक और चीज़ हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सवाल आ रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जिनको भी ये सारा स्टडी मटेरियल चाहिए ये दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मात्र 299 रुपये यहाँ पे हमको पेड करके मैं सारा उनको स्टडी मटेरियल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू में। कम समय में आप घर बैठे ये इतना चीज़ पढ़ लीजिएगा, मैं दावा करता हूँ पास हो जाइएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होगी। ठीक है, वही चीज़ नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है वही मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिसको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। यहाँ पे आता है आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज से देख लेते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पैसरा जो है मुंगेर जिला का एक जगह है, वहाँ पे आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थान मिले थे, याद रखिएगा। और पाषाण काल के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण मतलब समझिएगा पत्थर होता है, माने ऐसा काल जहाँ पे पत्थर की मान्यता ज़्यादा हो, यानी कि सारा चीज़ पत्थर से ही रिलेटेड हो, यानी कि जो औजार हो, जो रहने का व्यवस्था हो, सब चीज़ पत्थर से हो, उसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल इसके बाद आता है जिसमें गेहूं, जौ, मंडुआ आदि का यहाँ पे साक्ष्य मिला था। अब इसी में अनाज मतलब उपजाए गए थे। सबसे अंतिम काल जो होता है पाषाण काल का, यानी कि पत्थर का युग का, वो होता है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये बुक्स में बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। ठीक है, इससे देख लेते हैं क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। खेती की जो शुरुआत हुआ है, सबसे पहले अगर खेती कहीं हुआ है तो वो ईरान और इराक देश की पहाड़ी में हुआ है, यानी कि पहाड़ी की जो तलहटी होता है, यानी कि जो समतल भूभाग होता है उसको तलहटी बोलते हैं। तो इसका जो खेती का शुरुआत हुआ था वो ईरान और इराक देश में की पहाड़ी की तलहटी में हुआ था, याद रखिएगा। और अपने देश में पूछता है कि भारत में कृषि की सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुआ था खेती का, तो वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। पश्चिमोत्तर मतलब ये राजस्थान वाला जो साइड यहाँ पे होता है, पंजाब थोड़ा सा यहाँ पे, जो मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये नक्शा ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे हमारा गुजरात का क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पे तो जो यहाँ पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र हुआ यहाँ पे हुआ है। एग्जैक्ट यहाँ पे जगह देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग जगह के पीछे नहीं पड़िएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि प्राचीन काल में महिलाओं का जो कार्य था, यानी कि जो उस समय प्राचीन काल चल रहे थे उसमें महिला का काम था कि जाकर वहाँ से जंगल में से कोई भी कंद फल मूल जो भी हो खाने के लिए वो व्यवस्था करे। और जो पुरुष थे, पुरुष तो हमेशा बहादुर रहे हैं, उनका काम है जाकर शिकार करके यहाँ पे कुछ मांसाहारी चीज लेकर आए। ठीक है, अगला आता है किसानों ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, वो कुत्ता का पालतू बनाया था। उसके बाद सुअर को, भेड़ को, इसी तरह अपना पालतू बनाया था। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को यहाँ पे बनाया था पालतू, तो वो बनाया था कुत्ता को, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला आता है पॉइंट जो भी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाणकालीन कृषिकों और पशुपालनों का साक्ष्य मिला है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया। और बिहार के मुंगेर, चिरांद, झारखंड के और बहुत सारे क्षेत्रों में भी नवपाषाण काल का वहाँ पे साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वह स्थान है जहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिला था तथा पशु पालने का साक्ष्य मिला था। तो ये बहुत ही VVI है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत बार आप वीडियो को 3 बार 4 बार देख लीजिएगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। और मृतकों को दफनाने का भी यहाँ से साक्ष्य मिला था, यानी कि जो भी यहाँ पे मृतक को दफनाया जाता था तो कहाँ साक्ष्य मिला है, वो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और उसके बाद खुदाई में जब जाइएगा तो एक आता है अस्तर। अस्तर से क्या मतलब होता है, अस्तर से ये मतलब होता है कि ऐसा जैसे प्रतीत माना जाता है कि एक ही जगह पर, जैसे मान के चलिए कोई रोहतास जिला हो गया या पटना जिला हो गया, एक किसी खास जगह पर खुदाई हो रहा है तो वहाँ पे अस्तर मिलने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे दौरान से यहाँ गुजरे हैं। यानी कि दौरान मतलब हुआ कि जैसे एक युग खत्म हो गया तो उसी के ऊपर दूसरा युग का शुरुआत हुआ, फिर वो भी खत्म हो गया उसी जगह पे, और फिर उसके बाद कोई दूसरा युग स्टार्ट होता है, वो भी खत्म हो जाता है। इसी तरह का जो चीज़ होती है उसको अस्तर बोलते हैं। इसी तरह का जो पाया जाता है भारत में एक जगह, मतलब बिहार में मिला है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि खुदाई में कई अस्त्रों पर मिलने का तात्पर्य है कि
एक एक करके कई संस्कृतियाँ वहाँ पे उदित हुई और वहीं पे समाप्त हो गई। इसी तरह चिरांद जो है छपरा जिला में बिहार में पड़ता है, यहाँ पे 3 स्तर मिले हैं तथा पत्थर के औजार और हिरण के सींग से बने औजार मिले हैं। तो ये कभी कभी सवाल पूछ देता है बीपीएससी वगैरह में, जब उसका पीसीएस वाला जब एग्जाम देने जाइएगा, तो हिरण के सींग का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद यहाँ पे छपरा से मिला है। आप लोग याद रखिएगा। स्तर समझ गए क्या होता है, एक जगह पर बहुत सारा संस्कृतियाँ आई और ख़त्म हो गई, उसको बोलते हैं। नवपाषाण काल का जो लोगों का जीवन यापन था वो अस्थायी था और सभ्य था। अगला पॉइंट आता है कि यहाँ पे जैसे कि ये चैप्टर खत्म होता है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपके बुक्स में यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले मानव ने किस जानवर का पालतू बनाया, तो वो कुत्ता को बनाया था, ठीक है। और जैसे ऊपर मैंने बताया, गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, और जो चावल का साक्ष्य था वो कोल्डिवा से प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ना आपसे पूछ देता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, कोल्डिवा जो है आपके बगल में उत्तर प्रदेश में है, बुर्जहोम जो है कश्मीर में स्थित है, चिरांद जो है बिहार के छपरा में स्थित है, और पैथमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी इससे भी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। ये सब चीज़ समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका बुक्स जब पढ़ने जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और जो पॉइंट निकल के आएंगे यही पॉइंट निकल कर आएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट दिया गया यहाँ पे कि नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। इसमें लोगों ने यहाँ पे नवपाषाण काल के बाद धातु का युग मतलब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले भैया कौन सा धातु का इस्तेमाल स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा मानव ने सबसे पहले जो धातु का यहाँ पे यूज स्टार्ट किया था वो तांबा का किया था, और तांबा जो प्राप्त किया था वो नदी की तलहटी यानी कि नदी का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से प्राप्त किया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि हड़प्पा का जो खोज हुआ था पंजाब में, क्या हुआ था ना कि यहाँ पे उन लोग रेलवे लाइन बिछा रहा था। उसी बिछाने के क्रम में जब वहाँ पे खुदाई स्टार्ट हुआ बिछाने के लिए रेलवे लाइन, तो वहाँ पे एक सभ्यता मतलब पता चला, जिसको आगे चल के पता चला कि ये हड़प्पा की सभ्यता यानी कि हड़प्पा जगह था यहाँ पे प्राचीन कालों में। ये कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृतियों में सभ्यता प्रवेश किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उदाहरण इसका, जैसे भारत में जो उदित हुआ हड़प्पा सभ्यता, और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और चीन की सांग सभ्यता। सवाल आपसे पूछा जाता है कि सांग की सभ्यता का कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा वो है चाइना से, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, पुरातत्वविदों ने लगभग अभी तक में 2800 हड़प्पाकालीन स्थानों का पता लगाया है, जिसमें मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, बनमाली हो गया, लोथल हो गया। ये सब प्रमुख है जिसमें परीक्षा में बार बार सवाल बनते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आता है कि हड़प्पा के जो अधिकांश नगर थे उसमें 2 हिस्सों में विभाजित थे। एक जो बड़ा हिस्सा था जो ऊंचा जगह पर था उसको दुर्ग कहा जाता था, और जो निचला इलाका था उसमें साधारण लोग रहते थे। देखिए जो ये बड़का है ना, इसमें अमीर लोग और अच्छा प्रतिष्ठित लोग रहते थे, और जो ये निचला हिस्सा था इसमें साधारण लोग यानी कि रहते थे इसमें, समझ गए। जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको दुर्ग बोला जाता था। याद रखिएगा ये चीज़ों को। जो हड़प्पा का यहाँ पे दीवार का निर्माण हुआ था वो ईंट से हुआ था। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि हड़प्पा कालीन नगर का विकास किस तरह से था। वहाँ पे ऑप्शन दे देता है ईंट का, लकड़ी का, पक्का का, मिट्टी का। तो आप लोग याद रखिएगा ईंट से बना हुआ था वो दीवार। और ठीक है, और एक महान स्नानागार तालाब का जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से उसका साक्ष्य मिला था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वैसे ही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताएं मिली थी। कभी पूछता है सवाल, वो क्या विशेषताएं थी कि सब में यहाँ पे अन्नागार मिला था, कोठार जिसको बोलते हैं, अन्नागार मिला था। अन्नागार और स्नानागार दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले थे, याद रखिएगा। और भारत में नगरीकरण की जो शुरुआत हुआ वो हड़प्पा से ही शुरुआत हुआ था, और आज वर्तमान में लगभग 88% नगरीकरण हो चुका है, ठीक है। जो हड़प्पाकालीन बस्तियां और गलियां थी, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और शहर आयताकार खंडों में विभाजित है, यानी कि शहर जो था इस तरीका का था, वहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है।
जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, उनका संबंध राजस्थान से था। राजस्थान से उन लोग खेतड़ी से यहाँ पे तांबा प्राप्त करते थे, कर्नाटक के कोलार से सोना प्राप्त करते थे, और अफगानिस्तान ईरान से चांदी प्राप्त करते थे, और साथ ही साथ गुजरात में जो भी समुद्री उत्पाद थे ना वहाँ से लेते थे, और जम्मू कश्मीर से लकड़ी प्राप्त करते थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है सवाल आपसे पूछा जा सके। ठीक है, अगला आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया अपलेक में मेहुला, जिसको सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम बोलते हैं मेलुहा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मेलुहा जो है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है की चर्चा मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे उदय हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में बताया आपको। हड़प्पा के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी समझते थे, कि मतलब यहाँ से जो भी पैदा हो रहा है ये चीज़ें, ये एक देवी देवता के रूप में वो पूजते थे, जिसको किस देवता के रूप में, उर्वरता की देवी, यानी कि इससे हमको भोजन मिलता है, इस कारण से वो लोग पूजते थे उसको, तथा इसको जो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, आप लोग समझ गए इतना। अगला आता है कि हड़प्पा में जो है मृतकों को दफनाने और जलाने का दोनों प्रक्रिया था। जैसे कि वर्तमान समय में ये चीज़ें हैं कि हड़प्पा में जो था वो दोनों प्रक्रिया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे धौलावीरा के बारे में, कि धौलावीरा जो था गुजरात लोथल यहाँ पे है, गुजरात के लोथल में, यहाँ से एक बंदरगाह का अवशेष मिले हैं। यह जलीय मार्ग से व्यापार होता था। तो कहाँ पे, गुजरात के लोथल में। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे कि हड़प्पा नगर और स्थिति, उसका खोज कौन किया, यहाँ पे वर्ष कब खोज हुआ और किस नदी पर यहाँ पे था। यहाँ पे याद रखिएगा, हड़प्पा का जो खोज किए थे दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में, जो कि रावी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, अगला जो पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का जो खोज किए थे रखाल दास बनर्जी ने, उसका 1 साल के बाद 1922 ईस्वी में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर आता है आपका कालीबंगा का जो खोज किए थे ब्रजवासी लाल ने किए थे 1961 ईस्वी में, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है इसका खोज रंगनाथ राव किए थे 1954 ईस्वी में, यह स्थित है भोगवा नदी पर। धौलावीरा जो है आर बिष्ट ने किए थे 1989-90 में। ठीक है, और जो चहुदड़ों का खोज किए थे वो गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में, वो यह एक सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जो रंगपुर है मध्य वत्स, यहाँ पे याद रखिएगा, रंगपुर का जो खोज किए थे और वत्स ने 1931 से 53 के बीच में जब ये सब खुदाई हुआ था तब पता चला था यह एक मादर नदी पर स्थित है। आपको इतना याद बिल्कुल नहीं करना है, आपको 2 चीज़ याद रखना है। एक चीज़ हड़प्पा याद रखना है, एक मोहनजोदड़ो याद करना है। सवाल यहीं से बनते हैं, अनेक एग्जाम में यहीं से सवाल पूछा जाता है। एक यहाँ से कभी कभी पूछ देता है नदी का नाम, तो नदी के नाम के लिए एक यहाँ पे ट्रिक है, आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। हो सकता है आप लोग को ये चीज़ याद रखे कि लोभी मौसी ने हरा कंघा लेकर भागी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैंने अभी बताया, लोभी के मतलब हुआ लोथल जो है यहाँ पे भोगवा नदी पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लोथल है भोगवा नदी पर। मैंने बताया मौसी मतलब क्या बताया मैंने, मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे सिंधु नदी पर स्थित है। ने यहाँ पे साइलेंट है। हरा यानी कि जो हड़प्पा है, यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है। कंघा मतलब मैंने बताया जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी पर स्थित है। बाकी यहाँ पे ये सारा चीज़ यहाँ पे जो है इसको साइलेंट कर लीजिएगा। यानी कि अगर के लोभी मौसी ने हरा कंघा लेकर भागा, तो अगर के याद रखिए तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे याद हो जाती है। बाकी आपको चहुदड़ों का और एक रंगपुर का याद करना है, तो आप लोग याद कर सकते हैं वो चीज़ को, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा। हड़प्पा जो सभ्यता था यह किस कारण से पतन हुआ, इसका किस कारण से इसका खात्मा हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारा बाढ़ आ गया था तो वहाँ पे वो सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा हलचल हुआ था जिसके कारण वो सभ्यता खत्म हो गई। तो इसके बारे में अभी कोई पता नहीं चलता है कि किस कारण से ये चीज़ें खत्म हो गई। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर के लास्ट में देखिएगा तो कुछ MCQs दिए गए हैं, जैसे कि किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी, यह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता।
नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हड़प्पा का जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। जैसे मैंने ऊपर में बताया 1921 ईस्वी में कौन, दयाराम साहनी ने यहाँ पे खोज किए थे। और महान स्नानागार कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ देता है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतों का टीला, यानी कि बहुत सारा लोग यहाँ पे मरे हुए होंगे, उस तरीका का कोई चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। क्लास 6 का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तो मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट में मैं चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा लगा क्लास। ओके, बाय बाय।